Hello everyone, I welcome to all of you to this wonderful session. This session is sixth. हमने पिछले 5 सेशन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले सेशन नहीं लगाए हैं तो उनको ज़रूर लगाएं। इस सेशन का एम है कि पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना, किस पैटर्न पर नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चन को फ्रेम करना और आप तक अच्छी क्वालिटी के कंटेंट को प्रोवाइड करना। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा सॉइल साइंस के बेस पर क्विज रहेगी। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो मेक श्योर पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आपका क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है खुद को एनालाइज करें और अपना स्कोर काउंट करें। वीडियो के एंड में जब आप पूरा स्कोर काउंट कर लें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एक टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच सॉइल होराइजन इज करेक्टराइज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम अपर लेयर्स। तो इसमें बात कर रहा है कि जैसे ये सॉइल के होराइजन है ओ ए बी सी और आर, ऐसे मतलब सॉइल के होराइजन है, ऑर्गेनिक होराइजन, फिर ए होराइजन, बी होराइजन, ऐसे हैं। तो ये बोल रहा है कि अकुमुलेशन हो रहा है क्ले कंटेंट का अपर लेयर से, यानी कि ए होराइजन से लेकर बी होराइजन तक क्ले कंटेंट का मूवमेंट हो रहा है। तो इसको कहते क्या हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इल्यूविएशन। इल्यूविएशन कहते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? ए से बी के अंदर जा रहा है, तो इसमें ये तो डेफिनेशन हो गई, इसकी डेफिनेशन दी हुई थी। जाके जमा कहाँ होता है? बी होराइजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल एल्कलिनिटी इन सेमी एरिड रीजन्स? सेमी एरिड रीजन्स के अंदर क्या होता है? जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। रेनफॉल जब कम होगा यानी कि लेस देन 500 mm, 500 mm से कम रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल कम हो गया तो प्रिसिपिटेशन कम होने से क्या होता है? सॉइल के अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जब रेनफॉल होता है। तो ये क्या होता है? जितना रेनफॉल होता है उतना इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन के साथ साथ यहाँ पर सॉल्ट्स का जमा हो जाता है, इसलिए सॉल्ट्स के जमा होने से इसको क्या कह देते हैं? वाइट एल्कली सॉइल भी कह देते हैं। वाइट एल्कली सॉइल इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मेन रीज़न क्या रह गया कि यहाँ पर कैल्शियम और अदर जो साल्ट्स होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया ऐसे, तो ऑर्गेनिक मैटर का कोई रोल नहीं है। अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सॉइल टेक्सचर क्लासेस has approximately equal proportion of sand, silt और clay। तो equal proportion का मतलब ये नहीं है कि अगर sand का कंटेंट जैसे मान लो 10 है तो silt का भी 10 रहेगा और clay भी 10 रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। proportion का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, यानी कि sand की प्रॉपर्टीज़ जो हैं और silt की प्रॉपर्टी और clay की प्रॉपर्टी एकदम इक्वल अमाउंट में रहेंगी। तो ये किस में होती हैं? सैंडी लोम सॉइल में तो सैंडी सॉइल का ज़्यादा फ्रैक्शन होता है, सिल्टी में सिल्ट ज़्यादा होता है, क्ले में क्ले ज़्यादा होता है, लेकिन लोम जो होता है उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले का इक्वल प्रोपोर्शन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मोंटमोरेलाइट इन क्ले? तो मोंटमोरेलाइट का पूछा है CEC कितना होगा? तो ये तो क्योलिनाइट का मतलब 10 to 30 होता है क्योलिनाइट का। मोंटमोरेलाइट का कितना होता है? लगभग 100 to 150 होता है। और जो वर्मिकुलाइट है, वर्मिकुलाइट उसका जो होता है वो 80 to 100 होता है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which soil order is characterized by high organic matter and waterlogged condition often found in wetland? तो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट जब होगा तो कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? वो होता है हिस्टोसोल। ऑर्गेनिक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्फीसोल नहीं होगा, मोलिसोल नहीं होगा और ऑक्सीसोल भी नहीं होगा।
व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोरस फिक्सेशन इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के अंदर फॉस्फोरस का जो फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन सॉइल फॉस्फोरस का फिक्सेशन होता है वो किस वजह से होता है। एसिडिक सॉइल्स के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा। प्रेसिपिटेशन विद आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है, तो फिक्सेशन हो जाता है और अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सॉइल अमेंडमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिक्लेमिंग सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल जब पढ़ते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में क्या पढ़ते हैं अपन, सैलाइन सॉइल पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं एल्कलाइन सॉइल, फिर पढ़ते हैं सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो ये बात कर रहे हैं क्या, सोडिक सॉइल। एल्कलाइन जो सॉइल होती है उसी को सोडिक सॉइल भी कहते हैं। तो सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो सोडिक सॉइल का रिक्लेमेशन करते हैं जिप्सम से। जो सैलाइन सॉइल होती है उसके रिक्लेमेशन के लिए जनरली FYM और ग्रीन मैन्योर का यूज़ किया जाता है, ग्रीन मैन्योर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द विल्टिंग पॉइंट इन सॉइल वाटर मैनेजमेंट। सॉइल वाटर मैनेजमेंट में विल्टिंग पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि विल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या। तो मैक्सिमम वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट है और जो ये सॉइल है इसके अंदर इतना वाटर अवेलेबल नहीं है कि प्लांट इसको अपटेक करके सरवाइव कर पाए, तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे मरने लगेगा, सूख जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, विल्टिंग पॉइंट। तो वाटर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर, यानी कि पानी की वह मात्रा जब प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो वो विल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसके लिए विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होगा, विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने प्रेशर पर विल्टिंग कोफिशिएंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय रिपीटेड टिलीज। यानी कि जैसे मान लो ये अपना लैंड एरिया है, इसमें बार बार सेम डेप्थ पर टिलेज करते रहेंगे तो क्या अफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। तो क्या होगा, सेम डेप्थ पर जब बार बार टिलेज करते हैं तो सॉइल के अंदर एक मतलब कि जितने सरफेस तक टिलेज कर रहे हैं उसके नीचे एक हार्ड पेन क्रिएट हो जाता है। हार्ड पेन क्रिएट हो जाता है तो उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड पेन हो जाता है। तो हार्ड पेन से क्या होगा, बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सॉइल की पीएच आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात नहीं है, तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन लॉस इन फ्लडेड राइस सॉइल। यानी कि राइस फील्ड के अंदर जनरली जो नाइट्रोजन लॉस होता है वो क्यों होता है, क्या कारण है उसका। तो राइस फील्ड में क्या होता है, अमोनिकल फॉर्म में अपन नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं, अमोनिकल फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर वोलेटिलाइज हो जाता है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो गया अमोनिया वोलेटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल टेस्ट मेथड इज यूज टू डिटरमाइन अवेलेबल फॉस्फोरस इन न्यूट्रल टू एल्कलाइन सॉइल। ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, इनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोटल नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, फॉस्फोरस का एसिडिक मीडियम में किस मेथड से मेजरमेंट किया जाता है, या बेसिक एल्कलाइन मीडियम में कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है।
ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल टू एल्कलाइन पीएच पर पूछा है, फॉस्फोरस के लिए पूछा है, तो इसके लिए ओल्सन मेथड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द अप्रोक्सीमेट क्ले कंटेंट इन वर्टिसोल। वर्टिसोल के अंदर अप्रोक्सीमेट क्ले कंटेंट कितना होता है, तो लगभग 35 to 40% तो मिनिमम रिक्वायर्ड होता ही है। तो इसकी रेंज के अकॉर्डिंग आंसर देखें तो थर्ड आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज ए की इंडिकेटर ऑफ सॉइल सेलिनिटी। सॉइल सेलिनिटी के लिए की इंडिकेटर कौन सा है, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में ये टॉपिक आता है, उसी का एक पार्ट है। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में हम पढ़ते हैं कि सॉइल सेलिनिटी का की इंडिकेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, शॉर्ट में इसको ई से लिख देते हैं और इसकी वैल्यू कितनी ऑर्डर दे रखी है, ग्रेटर देन 4। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ह्यूमस इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के अंदर ह्यूमस का क्या रोल है, क्या ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा पीएच को, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम करेगा, क्या करेगा, इसका आंसर बताना है। तो प्राइमरी रोल जो होता है इसका क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप्स में होता है। पहले क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो अमोनिकल फॉर्म में जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, पहले नाइट्रेट बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। नाइट्राइट का मतलब हो गया NO2-। फिर जब दोबारा इसका एयर से यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तब बनता है नाइट्रेट। तो इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, इसके लिए होता है नाइट्रोसोमोनास, और इसके लिए होता है नाइट्रोबैक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। विच इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का मेन लिमिटेशन क्या है, हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जो लेटराइट सॉइल है उसको जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होता है, तो हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी तो नहीं होगी। लो वाटर रिटेंशन हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग स्वेल प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर भी थोड़ा क्ले का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट लीचिंग एंड आयरन एक्युमुलेशन। लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी बेसिस से होता है, यानी कि लेटराइट सॉइल में क्या होता है, अपर सरफेस पर आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इनको एल्यूमिनियम और आयरन के सेस्कियो ऑक्साइड भी कहा जाता है, और सिलिका के क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो इसमें ये लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स की तो लीचिंग हो जाएगी और आयरन का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। विच सॉइल पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग इरिगेशन फ्रीक्वेंसी। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है, तो क्ले कंटेंट नहीं है। क्ले कंटेंट से हम नहीं बता सकते हैं कि कितने टाइम बाद दोबारा से फ्रिक्वेंटली इरिगेशन करना होगा। इसमें पीएच का कोई रोल नहीं, बल्क डेंसिटी का भी नहीं है। फील्ड कैपेसिटी से हम मेजर करते हैं कितना पानी ये स्टोर कर सकती है सॉइल, तो इतना पानी ही देना है, इसके बाद इतने टाइम तक होल्ड कर सकती है, तो दोबारा अपने को पानी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ सॉइल क्रस्टिंग इन फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। तो इसको समझते हैं कि फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के अंदर सॉइल की क्रस्टिंग होती है वो कैसे होती है। जैसे मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस में मान लीजिए सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सॉइल के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो गए। अब जब रेन ड्रॉप यहाँ से आएगी, जैसे मान लीजिए ये रेन ड्रॉप है वो नीचे आ रही है, जैसे ही आके इससे टकराएगी तो सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ से
डिटेच होके दूसरी जगह गिरेंगे ऐसे ऐसे। तो जैसे यहाँ वाले पार्टिकल इधर होंगे, तो जो सॉइल के ऊपर जो पोर स्पेस हैं वो सारे के सारे पोर स्पेस क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स इधर उधर होने से, वो क्योंकि फाइन पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल होने से सारे पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और एक पतली सी लेयर बन जाएगी सॉइल की, एकदम पतली सी लेयर बन जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, सॉइल क्रस्टिंग बोलते हैं, सॉइल क्रस्टिंग। इससे क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर ही स्टोर हो जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा और एक वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, एक्सेसिव टिलेज भी नहीं, लो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी नहीं होगा। इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन बेयर सॉइल, बेयर सॉइल के ऊपर रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट से बनती है। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल ऑर्डर इज मोस्ट प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन विद इंटेंस विदरिंग। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग एलिमेंटल सल्फर टू एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल के अंदर एलिमेंटल सल्फर को ऐड करने से क्या होगा, क्या सॉइल की पीएच बढ़ जाएगी, क्या सॉइल की पीएच कम हो जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा और या फिर वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा। तो इसके बेसिक्स को समझते हैं कि जो सल्फ़र होता है जब सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, जो कि क्या होता है, एक एसिड होता है। तो एसिड से क्या होगा, जो सॉइल की पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एसिडिक पीएच की तरफ मूव करेगा। जैसे मान लीजिए 0 से 14 तक पीएच मीटर होता है हमारा, जैसे न्यूट्रल पीएच 7 पे होगी, जैसे अभी मान लो कि पीएच इतनी है 8 मान लो, तो जब सल्फ़र जोड़ेंगे इसमें, सल्फ़र ऐड करेंगे तो पीएच इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज सॉइल पीएच। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट हम दे सके, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लेकर आने का मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू मेजर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, वोल्कली ब्लैक मेथड, जेल्डाल मेथड, फ्लेम फोटोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर मेथड। तो इसके लिए किया जाता है वोल्कली ब्लैक मेथड। जेल्डाल मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर किया जाता है वो पोटेशियम और नाइट्रोजन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर लो पोटेशियम अवेलेबिलिटी, यानी कि पोटेशियम का फिक्सेशन की बात कर रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन सैंडी सॉइल का पूछ रहा है तो सैंडी सॉइल में बोल रहा है कि लो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी कम क्यों होती है। तो सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, सैंडी सॉइल में सैंड का फ्रैक्शन ज़्यादा होता है और क्ले कंटेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्ले कंटेंट कम होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो भी कम होती है, इसलिए लीचिंग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और CEC भी कम होता है, CEC कम होता है इसीलिए लीचिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीचिंग ड्यू टू लो क्ले कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, यानी कि जो स्टीप स्लोप्स होती हैं, जैसे मान लीजिए है तो ये स्लोप में काट दिया हमने ऐसे, तो स्टीप स्लोप्स पर कौन सी प्रैक्टिस की जाती है जिससे क्या हो, सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए क्या किया जाएगा, डीप प्लॉइंग नहीं किया जाता है, कंटूर बंडिंग किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग सीड से कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट। व्हाट इज द क्रिटिकल लिमिट फॉर अवेलेबल जिंक इन सॉइल फॉर मोस्ट क्रॉप्स, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए जिंक की क्रिटिकल लिमिट क्या मानी गई है, तो ये है 0.6 to 1.2 mg पर किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ
कैल्सिक होराइजन एंड इन एरिड रीजन, एरिड रीजन के अंदर कैल्सिक होराइजन का फॉर्मेशन होता है, वो किस वजह से होता है? तो इसके नाम में छुपा हुआ है कैल्सिक होराइजन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अकुमुलेशन हो जाता है, तो कैल्सिफिकेशन हो गया। पोर्जोलाइजेशन क्या होता है? पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है? सिलिका का क्या होता है? अकुमुलेशन होता है, सिलिका का अकुमुलेशन होता है, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं उनका रिमूवल हो जाता है। इससे क्या बनता है? पोर्टजोल सॉइल बनता है। ग्लेजाइजेशन ऐसी एक डेफिनेशन होती है, बेसिक सा है। सेलिनाइजेशन भी सोल्ट्स का अकुमुलेशन होना या सोल्ट्स का जमाव होना। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सल्फर डिफिशियंसी इन हाई रेनफॉल एरिया, यानी कि जो जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर सल्फर की डिफिशियंसी का मेजर सोर्स क्या है? क्यों सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है? तो अगर रेनफॉल अगर ज़्यादा होता है, रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, तो लीचिंग हो जाएगा। विच सॉइल एंजाइम इज एन इंडिकेटर फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए कौन सा एंजाइम इंडिकेटर है?